हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। तो आइए डेली करंट अफेयर्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज के इस वीडियो में हम 27 सितंबर 2023 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को एक एक करके यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको इस टॉपिक की PDF को डाउनलोड करना है तो आप क्रेजी जीके ट्रिक के एप्लीकेशन से या फिर क्रेजी जीके ट्रिक के टेलीग्राम चैनल पर जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी PDF को कलेक्ट कर सकते हैं। आइए आज के करंट अफेयर का सबसे पहला क्वेश्चन देखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा फ्रेंड्स। 53 दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो देखिए, हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 53 दादा साहब फाल्के पुरस्कार की घोषणा की गई है, जो कि देखिए वहीदा रहमान को दिया जाने वाला है। आंसर ए हो जाएगा। आप सभी जानते हैं कि वहीदा रहमान बॉलीवुड की प्रसिद्ध अभिनेत्री है फ्रेंड्स, जिन्हें हाल ही में 53वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। देखिए फ्रेंड्स, वहीदा रहमान का जो जन्म है वो भारत के तमिलनाडु राज्य में हुआ था और ये भरतनाट्यम नृत्य की एक प्रसिद्ध नृत्यांगना भी रही है। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत साउथ सिनेमा से की थी और साउथ में एक मूवी बनाई थी जो कि इनकी पहली मूवी थी, जिसका नाम था रोजुलू मराई। और पहली हिंदी फिल्म की बात करें तो CID वहीदा रहमान की पहली हिंदी फिल्म थी। इसके बाद देखिए, इन्होंने बॉलीवुड में काफ़ी सफल फिल्में दी है फ्रेंड्स, जैसे गाइड, प्यासा, कागज के फूल, ये सभी वहीदा रहमान की फिल्में हैं। वहीदा रहमान को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के कारण इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा 1972 में पद्मश्री और 2011 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। और अब जाके 2023 में इन्हें 53वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। अब यहाँ पर देखिए, दादा साहब फाल्के अवार्ड की अगर हम बात करें तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि ये इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। भारत सरकार की ओर से सिनेमा जगत में दिया जाने वाला ये देश का सर्वोच्च वार्षिक सम्मान है। ये किसी भी व्यक्ति को भारतीय सिनेमा के क्षेत्र में आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। इसकी शुरुआत भारत में 1969 में की गई थी और पहली बार 1969 में ये देविका रानी रोरिक को दिया गया था। लास्ट ईयर 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार आशा पारेख को दिया गया था। तो क्लियर हो जाता है, अब 53वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार वहीदा रहमान को दिया जाएगा। देखिए दोस्तों, अगर आपको मंथली करंट अफेयर्स की डिटेल PDF लेना है तो आप रूट एप्लीकेशन या क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी लिंक दिया हुआ है, जहां से क्लिक करके आप ले सकते हैं। इन मंथली करंट अफेयर्स PDF में देखिए पूरे मंथ के जो सबसे ज़्यादा एग्जाम रेलेवेंट क्वेश्चन होते हैं, उन क्वेश्चन को यहाँ पर डिटेल के साथ प्रोवाइड किया गया है, जो एग्जाम के लास्ट टाइम रिवीजन में आपको बहुत हेल्प करता है। तो एक बार जरूर क्लिक करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन देखिए, 5वें विश्व कॉफी सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर प्रारंभ हुआ? तो 5वें विश्व कॉफी सम्मेलन का आयोजन हाल ही में कर्नाटक के बेंगलुरु में शुरू किया गया है। आंसर ए हो जाएगा। कर्नाटक के बेंगलुरु में 25 सितंबर को ये शुरू किया गया है और 28 सितंबर तक चलने वाला है। कर्नाटक के बेंगलुरु में इसकी शुरुआत 25 सितंबर को की गई है और ये 28 सितंबर तक चलने वाला है। देखिए, भारत में इस कार्यक्रम का आयोजन भारतीय कॉफी बोर्ड, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय और ICO द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। यह पहली बार है फ्रेंड्स जब एशिया के किसी देश में वर्ल्ड कॉफी सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस साल ये 5वां वर्ल्ड कॉफी सम्मेलन है, जिसके ब्रांड एम्बेसडर भारतीय टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना को बनाया गया था। सस्टेनेबिलिटी थ्रू सर्कुलर इकोनॉमी एंड रीजनरेटिव एग्रीकल्चर 2023 में वर्ल्ड कॉफी कॉन्फ्रेंस की थीम है। अब देखिए, पूरे वर्ल्ड में इसके लिए काम करने वाली जो संस्था है वो ICO है, जिसे इंटरनेशनल कॉफी ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है। इस संस्था की स्थापना यूनाइटेड नेशन के तत्वाधान में 1963 में की गई थी। इसका मुख्यालय UK के लंदन में स्थित है। और यहाँ पर अगर हम भारत के शीर्ष कॉफी उत्पादक राज्यों की बात करें, स्टेट की बात करें, तो भारत में सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन कर्नाटक राज्य करता है। सेकेंड पर केरल का नाम आता है और तीसरे नंबर पर तमिलनाडु का नाम आता है। तो ये 3 भारत के सबसे बड़े कॉफी प्रोड्यूसर स्टेट हैं, याद रखिएगा सभी को। यहाँ पर यह भी याद रखिएगा कि 5th वर्ल्ड कॉफी कॉन्फ्रेंस का आयोजन भारत के कर्नाटक के बेंगलुरु में किया जा रहा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। नेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्फ्रेंस का आयोजन मध्य प्रदेश के इंदौर में किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के इंदौर में
27 से लेकर 29 सितंबर 2023 तक नेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा। वैसे इंदौर में इस कॉन्फ्रेंस का जो आयोजन है वो यूनियन अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा किया जा रहा है। इस कॉन्फ्रेंस में देखिए देश भर की स्मार्ट सिटी के अपने अपने प्रोजेक्ट मॉडल दर्शाए जाएंगे और इसके अलावा जितने भी इनोवेटिव आइडियाज़ हैं सभी स्मार्ट सिटी के पास वे अपनी जानकारी को यहाँ पर शेयर करने वाले हैं। और साथ ही साथ स्मार्ट सिटी के तहत अच्छा काम करने वाले स्टेट को और लोगों को यहाँ पर सम्मानित किया जाने वाला है। देखिए फ्रेंड्स, इस सम्मेलन के दौरान 66 अलग अलग कैटेगरी में भारत के अलग अलग शहरों को इंडिया स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2022 प्रदान किए जाएंगे। अब यहाँ पर यह फैक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बेस्ट नेशनल स्मार्ट सिटी कैटेगरी में जो अवार्ड है वो एमपी के इंदौर को ही मिलने वाला है। सेकंड पर गुजरात के सूरत शहर है और तीसरे पर उत्तर प्रदेश का आगरा शहर तीसरे पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। एक इस फैक्ट को याद रखिए। इसके अलावा ये भी याद रखिएगा कि इसी साल 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन भी इंदौर में ही किया गया था। और अब नेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्फ्रेंस का आयोजन भी मध्य प्रदेश के इंदौर में ही किया जा रहा है। भारत में देखिए देश के 100 बड़े शहरों को स्मार्ट शहरों में बदलने के उद्देश्य से स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत 2015 में की गई थी। सेंट्रल की स्कीम्स जब पूछी जाती है तो ये क्वेश्चन आता है, इसलिए इसे याद रखिएगा। विश्व पर्यटन दिवस 2023 की थीम क्या है? तो देखिए पहले तो हम यहाँ पर ये जान लेते हैं कि वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया कब जाता है। तो पूरे वर्ल्ड में 27 सितंबर को हर साल वर्ल्ड टूरिज्म डे के रूप में मनाया जाता है। 2023 में टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट 2023 के वर्ल्ड टूरिज्म डे की थीम है। आंसर डी हो जाएगा। देखिए 2023 में वर्ल्ड टूरिज्म डे की होस्ट कंट्री सऊदी अरब है और इसके पहले लास्ट ईयर 2022 में इंडोनेशिया ने इसे होस्ट किया था। सबसे पहली बार 1980 में संयुक्त राष्ट्र पर्यटन संगठन ने वर्ल्ड टूरिज्म डे को मनाने की शुरुआत की थी। हर साल ये डे 27 सितंबर को मनाया जाता है और टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट 2023 में इस डे की थीम है। उद्देश्य आप सभी को पता चल जाएगा। पूरे वर्ल्ड में टूरिज्म के प्रति लोगों को प्रेरित करने के उद्देश्य से, टूरिज्म के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से और वर्ल्ड की सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत के संरक्षण के उद्देश्य से हर साल 27 सितंबर को वर्ल्ड टूरिज्म डे के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद देखिए देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल बस किस शहर में शुरू की गई है? तो देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल बस की शुरुआत नई दिल्ली में की गई है। देखिए दिल्ली के कर्तव्य पथ पर हाल ही में केंद्रीय पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल बस की शुरुआत की। देश में पॉल्यूशन को कम करना इस ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल बस की शुरुआत का मुख्य उद्देश्य है। हाइड्रोजन के बारे में आप सभी जानते हैं, ये एक रासायनिक तत्व है फ्रेंड्स, जो कि पेरियोडिक टेबल में सबसे हल्का तत्व है। हाइड्रोजन को फ्यूचर ऑफ फ्यूल के नाम से भी जाना जाता है। तो देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल बस की शुरुआत नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर की गई है। ओके, यहां तक के देखिए सभी क्वेश्चन आपको इजीली क्लियर हो गए होंगे। आ जाइए आज की कंट्री इन न्यूज में हम यूरोप के 2 छोटे छोटे देशों को डिस्कस कर लेते हैं जो कि पूरे वर्ल्ड के सबसे छोटे देश हैं। सबसे पहला है वेटिकन सिटी और दूसरा है मोनाको। देखिए वेटिकन सिटी की बात करते हैं तो ये इटली के रोम शहर के बीच में बसा हुआ है, जो कि विश्व का सबसे छोटा देश है। यहाँ की ऑफिशियल करेंसी यूरो है। वेटिकन सिटी को ही यूनेस्को साइट का दर्जा दिया गया है। टाइबर नदी वेटिकन सिटी की प्रमुख नदी है और सेंट पीटर चर्च रोमन कैथोलिक धर्म का प्रमुख धर्म स्थान है, जो कि वेटिकन सिटी में स्थित है। रोमन कैथोलिक धर्म के देखिए प्रमुख धर्म गुरु जिन्हें पॉप कहा जाता है, उनका निवास स्थान भी वेटिकन सिटी ही है। तो ये वर्ल्ड का सबसे छोटा देश है। सेकेंड वर्ल्ड का सबसे छोटा देश है मोनाको, जिसकी कैपिटल भी मोनाको है। यहाँ पर भी ऑफिशियल करेंसी यूरो ही यूज की जाती है। यहाँ के राष्ट्र प्रमुख प्रिंस अल्बर्ट सेकेंड है। मोनाको की सीमा फ्रांस और भूमध्य सागर से लगती है और ये दुनिया का दूसरा सबसे छोटा देश है, जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया है। तो ये 2 छोटे छोटे देश हैं। यहाँ पर ज़्यादा फैक्ट है नहीं, लेकिन जितने भी एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं वो यहाँ पर मैंने आपको डिटेल में समझा दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसे पीएम नरेंद्र मोदी का सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भारत के पीएम नरेंद्र मोदी का पुनः सलाहकार अमित खरे को नियुक्त किया गया है।
अमित खरे की बात करें तो ये भारत के पूर्व IAS अधिकारी है फ्रेंड्स, जिनकी सेवा में विस्तार किया गया है और पुनः इन्हें इसी पद पर नियुक्ति दी गई है। वैसे PM के सलाहकार के रूप में अमित खरे को 2021 में नियुक्त किया गया था और इनका कार्यकाल 2 साल का था। अब इनके कार्यकाल को 2 साल का और विस्तार दिया गया है। अमित खरे के अलावा तरुण कपूर भी देखिए वर्तमान में PM नरेंद्र मोदी के अन्य सलाहकार हैं। और इसके अलावा PM के प्रमुख सचिव की बात करें तो ये डॉक्टर PK मिश्रा हैं, जो कि वर्तमान में PM के प्रमुख सचिव के पद पर हैं। अमित खरे को जान लीजिए, ये झारखंड कैडर के 1985 बैच के एक IAS अधिकारी है और 2021 में ये अपने IAS के पद से सेवानिवृत्त हो गए थे और उसके बाद 2021 में ही इन्हें PM का सलाहकार नियुक्त किया गया था। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो देखिए, नॉर्दर्न रीजनल काउंसिल की हाल ही में 31वीं बैठक हुई थी, जिसकी अध्यक्षता भारत के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा की गई है। आंसर डी हो जाएगा। अब बैठक कहाँ आयोजित की गई ये भी याद रखिएगा। तो देखिए, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक का आयोजन पंजाब के अमृतसर में किया गया है। इस उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में भारत में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और चंडीगढ़ शामिल है। अब पहले ये जान लेते हैं कि उत्तरी क्षेत्रीय परिषद एक्चुअल में है क्या। तो देखिए, क्षेत्रीय परिषदों की बात करें तो ये भारत का एक वैधानिक निकाय है, जिसका उद्देश्य केवल राज्यों के बीच में सहयोग को बढ़ावा देना है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत 1957 में भारत में 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की गई थी। इसके अध्यक्ष भारत के गृह मंत्री होते हैं, तो वर्तमान में ये अमित शाह है। इसीलिए उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक, जिसका आयोजन पंजाब के अमृतसर में किया गया है, इसकी अध्यक्षता भी अमित शाह के द्वारा की गई है, जो कि भारत के गृह मंत्री हैं। हाल ही में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का निदेशक किसे बनाया गया है? तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र को ही बार्क के नाम से जाना जाता है, जिसके हाल ही में नए डायरेक्टर विवेक भसीन नियुक्त किए गए हैं। विवेक भसीन की बात करें तो ये वरिष्ठ परमाणु वैज्ञानिक है फ्रेंड्स, जिन्हें हाल ही में बार्क का नया डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। विवेक भसीन के पहले अजीत कुमार मोहंती बार्क के डायरेक्टर के पद पर थे, जिन्हें देखिए मई 2023 में परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति दी गई थी। और अजीत कुमार मोहंती के हटने के बाद, क्योंकि बार्क के डायरेक्टर का पद अस्थायी रूप से खाली था, इसीलिए अब बार्क के डायरेक्टर के रूप में विवेक भसीन को नियुक्त किया गया है। वैसे भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, जिसे बार्क के नाम से जाना जाता है, इसका नाम आपने काफी सुना होगा। यह भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत भारत का एक परमाणु अनुसंधान केंद्र है, जिसकी स्थापना देखिए 1954 में की गई थी और यह महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है। यहाँ पर इस एक और फैक्ट को भी नोट कर लीजिएगा कि भारत में परमाणु कार्यक्रम के जनक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा है। क्वेश्चन हमारा बार्क के नए डायरेक्टर से है, तो ये कौन बनाए गए हैं? ये विवेक भसीन बनाए गए हैं। नेशन कॉलिंग बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो नेशन कॉलिंग, जो कि एक बुक है फ्रेंड्स, इसे IAS अधिकारी सोनल गोयल ने लिखा है। हाल ही में भारत के सेंट्रल मिनिस्टर किरण रिजिजू ने देखिए इस बुक को लॉन्च किया है, जो कि IAS अधिकारी सोनल गोयल के द्वारा लिखी गई है। अब बात आती है कि नेशन कॉलिंग बुक किससे रिलेट करती है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस बुक में UPSC की परीक्षा से संबंधित जानकारी दी गई है कि परीक्षा में कैसे सफल होना है, UPSC एग्जाम क्लियर करने के लिए क्या स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए, क्या नॉलेज चाहिए होगा, इन सभी के बारे में इस बुक में बात की गई है। तो नेशन कॉलिंग IAS अधिकारी सोनल गोयल की पुस्तक है। इसके अलावा देखिए अदर फेमस बुक्स की बात करें तो रिंग साइड, ये डॉक्टर विजय दर्दा की पुस्तक है। नेहरू, तिब्बत एंड चाइना, अवतार सिंह भसीन की पुस्तक है। अजय टू योगी आदित्यनाथ, शांतनु गुप्ता की बुक है। अंबेडकर अ लाइफ, शशि थरूर की पुस्तक है। और मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड इंटरप्राइजेस, अमिताभ कांत की बुक है। तो ये सभी अदर फेमस बुक है जो कि एग्जाम में देखने को मिल सकती है, इन्हें याद रखिएगा। इसके बाद आज के करंट अफेयर का सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना की शुरुआत की गई है? तो ग्रामीण आवास न्याय योजना छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा हाल ही में लॉन्च की गई। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में हाल ही में मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना को लॉन्च किया गया है। देखिए, नाम से आपको उद्देश्य समझ में आ जाएगा
कि राज्य में बेघर और ग्रामीण इलाकों में जो कच्चे मकान वाले परिवार हैं उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। इसके पहले चरण में देखिए राज्य में ऑलमोस्ट 47,000 आवासहीन परिवारों को शामिल किया जाएगा और आगामी वर्षों में इस योजना के अंतर्गत लगभग 11 लाख परिवारों को इस योजना में शामिल किया जाने वाला है। तो ग्रामीण आवास न्याय योजना छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा हाल ही में लॉन्च की गई है। क्लियर? तो देखिए यहाँ पर हमने 27 सितंबर 2023 के सभी करंट अफेयर्स को डिटेल में समझ लिया। अब आ जाइए आज की फैक्ट शीट में हम भारत के अभी तक फाइनेंस कमीशन जो आए हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं और उनके प्रेसिडेंट या अध्यक्ष को जान लेते हैं। यहाँ पर देखिए नियुक्ति वर्ष और अवधि देख लीजिएगा। मैं आपको अध्यक्ष और कौन सा फाइनेंस कमीशन है इसके बारे में बता देता हूँ। तो पहली इन्फॉर्मेशन आपको ये तो पता होगी कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 280 में फाइनेंस कमीशन की बात की गई है। पहला फाइनेंस कमीशन 1951 में बनाया गया था जिसके अध्यक्ष के.सी. नियोगी थे। दूसरे फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष के. संथानम, तीसरे फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष ए.के. चंदा, चौथे फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष डॉक्टर पी.वी. राजमन्नार थे। पांचवें फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष महावीर त्यागी। इसके बाद छठे फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष पी. ब्रह्मानंद रेड्डी, सातवें फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष जे.पी. सेलेट, आठवें फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष वाई.पी. चौहान, नौवें फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष एन.के.पी. सॉल्वे, 10वें फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष के.सी. पंथ, 11वें फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष ए.एम. खुसरो। इसके बाद 12वें फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष डॉक्टर सी. रंगराजन, 13वें के डॉक्टर विजय एल. केलकर, 14th वित्त आयोग के अध्यक्ष वाई.वी. रेड्डी थे। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 2013 में ये बनाया गया था। इसकी जो सिफारिशें हैं 2015 से 2020 तक लागू हुई थी और अब 15वां वित्त आयोग अस्तित्व में है जो कि 2017 में बना था। एन.के. सिंह मतलब नंद किशोर सिंह इस 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं और इसकी जो सिफारिशें हैं 2021 से 2026 तक लागू हुई है। तो ये सभी भारत के फाइनेंस कमीशन हैं। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अब आ जाइए लास्ट डे के सेशन में जो करंट अफेयर हमने डिटेल में समझा था उसे हम एक बार यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। पहला देखिए 19वें एशियाई गेम्स का पहला गोल्ड मेडल भारत ने निशानेबाजी में जीता है। कर्मा पर्व या करम पूजा पर्व झारखंड राज्य का पर्व है। एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के मध्य में आयोजित किया जाता है। देश में पहली बाइक रेसिंग चैंपियनशिप मोटो जीपी भारत मार्को बेजेची ने अपने नाम की है। हर साल अंत्योदय दिवस 25 सितंबर को मनाया जाता है। जियोर्जियो नेपोलिटानो का हाल ही में निधन हो गया। ये इटली के पूर्व प्रेसिडेंट रह चुके हैं। आगे आइए 19वें एशियाई गेम्स में महिला क्रिकेट टीम ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। ओसिराइस REX एस्ट्रॉयड मिशन नासा का अंतरिक्ष मिशन है। भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। और लास्ट देखिए CM एलिवेट कार्यक्रम की शुरुआत मेघालय राज्य सरकार के द्वारा हाल ही में की गई है। तो ये सभी ऐसे करंट अफेयर हैं जिन्हें हमने लास्ट डे के सेशन में डिटेल में समझा था। अब आ जाइए आज के लिए आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। कमेंट में जरूर बताइएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। इसके अलावा दोस्तों आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। अब आपके लिए क्रेजी जीके ट्रिक के सभी कोर्सेस वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। ये सभी कोर्सेस आप सभी की रिक्वायरमेंट और लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखकर डिजाइन किए गए हैं। यहाँ हम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग पर फोकस करते हैं। तो एक बार जरूर वेबसाइट पर विजिट करें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।